अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं कैसर बाजवा। उम्मीद है आप सब बहरियत होंगे। इस छोटे से वीडियो क्लिप का मकसद आपको ये बताना था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल से एक न्यूज़ का चैनल या समझ लें हालात हाज़रा पे डिस्कशन का चैनल शुरू करने लगा हूं, जिसके लिए मुझे आप सब दोस्तों की रहनुमाई और तावन दरकार होगा। तो इंतज़ार की घड़ियां इंशाल्लाह जल्द ख़त्म हो जाएंगी और अब हम मिलेंगे एक किसी नई वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल पे। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कैसर बाजवा और आप देख रहे हैं ई न्यूज़ ग्लोबल। नाजरीन, आज दिन है सोमवार और तारीख है 27 जुलाई 2020। सबसे पहले मैं पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करूंगा और उनको खराज तहसीन पेश करूंगा कि जिस तरीके से इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान में कोरोना जैसे मोजी मर्ज पे काबू पाया है और इसको बड़ी हद तक रोकने में कामयाब हुए हैं। ये वाकई एक काबिल तहसीन इकदाम है। इसमें यकीनन पाकिस्तानी हुकूमत ने जहाँ पे इकदाम किए वहाँ पे हमारी पाकिस्तान की आवाम भी दाद की मुस्तहिक है कि इन्होंने अपनी गवर्नमेंट की, अपने जो डॉक्टर्स हैं उनकी हिदायत पे अमल किया, जिसके नतीजे में कोरोना की वबा पे 80% काबू पाया जा चुका है। और जो नए टेस्ट हो रहे हैं उनमें सिर्फ 23% लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, जबकि 77% लोग अल्हम्दुलिल्लाह उसमें नेगेटिव आए हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। इसके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो भरपूर तरीके से इसका मुकाबला करता, लेकिन इसके बावजूद जो भी पाकिस्तान के पास वसाइल थे, जितने महदूद वसाइल थे, उन्हीं के अंदर रहते हुए पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और जो पाकिस्तान की आवाम जिन्होंने इसका बहादुरी से मुकाबला किया, हिदायत पे अमल किया और इस कोरोना को बिल्कुल नीचे वाली सतह पे लेके आए। हत्ता कि जो दुनिया के दूसरे अदारे वो इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि पाकिस्तान में ये बड़ी हलाकतें करेगा और बहुत ज़्यादा फैलेगा, लेकिन पाकिस्तानी डॉक्टरों की मेहनत, अवाम का तावन और गवर्नमेंट की कोशिशें, इन तीनों ने मिलके उन सारे अंदाज़ों को गलत साबित कर दिया। और मैं पाकिस्तानी अवाम से यही तवक्को करता हूँ कि ये आइंदा भी इसी तरह जो भी एहतियाती तदाबीर हैं इनको उस वक्त तक अपनाएंगे जब तक इस मोजी मर्ज का पाकिस्तान से और ख़ुसूसन पूरी दुनिया से खात्मा नहीं हो जाता। नाजरीन, दूसरी एक ख़बर जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो यहाँ बरतानिया के शहर हैलीफैक्स से है। यहाँ पे एक इंतहाई नफीस, नरम दिल, खुदा तरस इंसान जिनका नाम है खुर्शीद भट्ट, और पाकिस्तान में लोग उनको शाहिद भट्ट के नाम से जानते हैं। वो एक काफ़ी मशहूर शख्सियत हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा काम किया कि जिसकी मिसाल पूरे बरतानिया में नहीं मिलेगी। और दूसरे मुल्कों में या पाकिस्तान में तो लोग खैर करते ही हैं, लेकिन मैं ये यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने वालिद की तरफ से जो भी जायदाद थी उन भाइयों ने आपस में बाहमी मशवरे से उसमें से तकरीबन 2.5 एकड़ ज़मीन, 2.5 एकड़ पाकिस्तान के 20 कनाल से ज़्यादा बनते हैं, और 2.5 एकड़ में पाकिस्तान में देख लें उसका क्या रेट होगा, और अगर आप यूके में इधर उसको देखते हैं तो ये मिलियंस ऑफ पाउंड बनते हैं। तो वो खुर्शीद भट्ट साहब की ज़ेर सरपरस्ती उन्होंने भाइयों ने मशवरा करके तो 2.5 एकड़ ज़मीन कम्युनिटी के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए, कब्रस्तान के लिए वो यहाँ पे मुख्तस कर दी है। क्योंकि यूके एक ऐसा मुल्क है, महंगा मुल्क है, यहाँ मरना भी बड़ा महंगा है, क्योंकि उस पे तदफीन पे और कब्रस्तान में वो जगह लेने के लिए हज़ारों पाउंड लगते हैं। बल्कि यहाँ तो एक ट्रेंड ये भी है कि लोग खुद अपने लिए वो मरने की भी एक इंश्योरेंस करवा लेते हैं। वो थोड़ा बहुत उसका प्रीमियम हर महीने देते रहते हैं ताकि जब वो इस दुनिया से रुखसत हों तो उनके जो पीछे लवाहकीन हैं, प्यारे हैं,
उन पे एकदम से इतना माली बोझ ना आ पड़े कि वो तदफीन के लिए उसको बर्दाश्त न कर पाएं या उनके लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ जाए उनको। तो वो खुर्शीद बट साहब ने ये सारा जो इकदाम किया है ये कम्युनिटी के लिए, हर मुसलमान के लिए, चाहे वो सुन्नी है, वहाबी है, शिया है, किसी भी मसलक है, मुसलमान है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर कोई फौत होता है तो उसको यहाँ मुफ्त में कब्र मुहैया की जाएगी। और खुर्शीद बट साहब के इस इकदाम को मुसलमान कम्युनिटी में खसूसन हैलीफैक्स के लोकल लोगों ने बहुत सराहा है और उनको अपने तावन का हर तरह से यकीन दिलाया है। बल्कि मैं आपसे बड़े बावसौक ज़रिए से बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जो करीबी इलाके हैं, ब्रेडफोर्ड है, दूर के इलाके हैं, मैनचेस्टर है, बर्मिंघम से है और हत्ता कि अमेरिका से लोगों ने वो खुर्शीद बट साहब से रब्ता कायम किया और उन्हें हर तरह से अपनी माली इमदाद, अपनी अखलाकी इमदाद का यकीन दिलाया, जिसका वो खुर्शीद बट साहब मेरे मैसेज के ज़रिए भी आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि जो लोग इसमें, क्योंकि एक प्लाट तो उन्होंने मुख्तस कर दिया लेकिन आगे भी इस पे बहुत काम होता है। आपको पता है कि उस जगह को हमवार करना है, चार दीवारी बननी है, अंदर बिल्डिंग बननी है, तो अभी भी उसके बाद भी लाखों पाउंड चाहिए इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए। तो मैं, जो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, सब्सक्राइबर हैं, खसूसन यूके वाले या जहां जहां भी, अगर वो इस नेक काम में अपना हिस्सा डालना चाहें तो वो किसी भी तरीके से, माली तरीके से या अपनी, अगर उनके पास कोई स्किल है तो हर सैटरडे को वो उस जगह पे, उस किताए अराजी पे जाके काम करते हैं। अगर आप वहां जाके वहां से कुछ ईंटें हटा सकते हैं, कुछ लगा सकते हैं या कुछ सफाई सुथराई का काम कर सकते हैं तो इस तरह से भी आपकी उसमें शमूलियत हो जाएगी। तो ये नाजरीन बात थी जो मैंने आपको बताई। तो उम्मीद है कि आपने भी इससे बड़ी इंस्पायरेशन हासिल की होगी और इसी के नक्शे कदम पे चलते हुए और भी जो मुहैयर हजरात यूके के अंदर मौजूद हैं या दुनिया में कहीं भी हैं, वो भी इस कार्य खैर का हिस्सा बन सकते हैं। और उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट का नाम दिया है रेस्ट गार्डन्स हैलीफैक्स। और अगर आप चाहें तो उनका यूट्यूब पे भी चैनल है रेस्ट गार्डन्स ऑफिशियल के नाम से, इसी नाम से फेसबुक पे भी उनका पेज है, तो आप उनको वहां फॉलो कर सकते हैं। अपनी सर्विसेज, अपनी खिदमात, अपनी माली मुआवनत अगर आप करना चाहें तो वो सब आप उनको ऑफर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि हर बंदा, हर भाई जिस तक ये पैगाम पहुंच रहा है वो अपनी हैसियत के मुताबिक बढ़ चढ़ के आगे आएगा, ताकि ये जो उनका एक शानदार किस्म का उन्होंने ये मंसूबा शुरू किया है, इसको अल्लाह की रजा से, उनकी मेहनत से और आप लोगों के तावन से पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके। तो नाजरीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस नेक काम को शेयर करने की खातिर आप ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करें जितनी ज़्यादा हो सके, और उनके पेज को ज़रूर लाइक करें, रेस्ट गार्डन्स ऑफिशियल को। और अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूनाइटेड किंगडम जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कैसर बाजवा और आप देख रहे हैं ई न्यूज़ ग्लोबल। नाजरीन, आज दिन है हफ्ता और तारीख है 1 अगस्त 2020। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों, वाकफ़कारान और जो सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और जिन जिन दोस्तों ने ईद पे कुर्बानी की है, अल्लाह पाक से दुआ है कि वो आप सब की कुर्बानी कबूल फरमाए। और यहाँ पे मैं ये बात ज़रूरी तौर पे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कुर्बानी के गोश्त को रिश्तेदार और दोस्तों के साथ साथ जो मुस्तहकीन हैं उन तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। दूसरी बात करूँगा कोरोना के हवाले से। आपने देखा कि कोरोना वायरस ऐसा मूजी है कि ये दुनिया में अभी तक ये ख़त्म नहीं हो रहा, वैक्सीन बन के आई नहीं, ट्रीटमेंट चले कब किसी तरह चल रहा है, लेकिन ये उसी तकरीबन शिद्दत से बहुत से मुल्कों में मौजूद है और हलाकतें भी काफ़ी हो चुकी हैं। शुक्र है अल्लाह का कि पाकिस्तान में काफ़ी हद तक इस पे काबू पाया जा चुका है।
लेकिन मैं बात करूंगा आज बरतानिया के हवाले से। यहाँ पे तकरीबन 46,000 से ज़्यादा अब तक अमवात हो चुकी हैं और लाखों की तादाद में पॉजिटिव कोरोना केसेस हैं। और कुछ इलाके तो ऐसे हैं, बदकिस्मती से मैं यही कहूँगा कि उन इलाकों में ऐसे शहर शामिल हैं जिनमें पाकिस्तानी, इंडियन और दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं वो काफ़ी तादाद में रहती हैं। और वहाँ पे ये इतना फैला कि बरतानिया हुकूमत जो है वहाँ पे पहले स्मार्ट लॉकडाउन वो कर चुकी है। उसमें बर्मिंघम, लीस्टर और इस तरह कुछ शहर शामिल थे। लेकिन मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि कल से इन्होंने हमारे शहर इधर ब्रेडफोर्ड में, मैनचेस्टर में और कुछ करीबी शहरों में भी लॉकडाउन कर दिया है। और ये ऐसे वक्त पे किया गया है जबकि आज ईद उल अज़हा यहाँ मनाई जा रही थी और लोगों का प्रोग्राम था कि वो एक दूसरे के घरों में जाएं और उनसे मिलें और कुर्बानी का गोश्त दें, बांटें, प्यार बांटें। लेकिन बदकिस्मती से ये लॉकडाउन हो गया। और इस लॉकडाउन की जो एक बड़ी अजीब सी वो आपको मैं कंडीशन बताता हूँ कि इससे पहले भी और अभी भी, यानी कि इस वक्त भी, अगर हम पूरी फैमिली समेत किसी रेस्टोरेंट में, किसी बार में, किसी पार्क में, किसी शॉपिंग मॉल में जाना चाहें तो हम जा सकते हैं। सिर्फ करना क्या है कि हमें सिर्फ फेस मास्क पहनना है और वो मास्क पहन के हम कहीं भी जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं जाके। लेकिन एक अजीब बात यह है कि हम किसी रिलेटिव के घर नहीं जा सकते, वो हमारे घर नहीं आ सकते। यानी कि उन्होंने हाउस होल्ड के दूसरे हाउस होल्ड पे जाने पे पाबंदी लगा दी है। वो कहते हैं जी ठीक है, अगर आपने मिलना है तो आप किसी खुली जगह में मिल लें, जाके पार्क में मिल लें, आप किसी पहाड़ी मुकाम पे जाके मिल लें, लेकिन आप एक दूसरे के घर में जाके वहाँ पे ना उनके घर में मिल सकते हैं, ना उनके गार्डन में मिल सकते हैं, चाहे वो बैक गार्डन है, फ्रंट गार्डन है। तो कुछ इस किस्म की अजीब सी ये लॉकडाउन है कि हम अपने रिश्तेदारों से अगर मिलना चाहें तो रेस्टोरेंट के अंदर जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं। तो वहाँ अगर 2 फैमिलियाँ चली जाती हैं, 3 चली जाती हैं तो वहाँ जाके तो वो मिल लेंगी। लेकिन अगर आप किसी के घर जाते हैं और आप पकड़े जाते हैं या कोई कंप्लेन कर देता है तो वो आपको 100 पाउंड जुर्माना करेंगे, जो कि पाकिस्तानी पैसों में आजकल 2000 से ऊपर बनता है। तो अगर आप दोबारा से ऐसी कोई हरकत करते हैं तो वो उसको डबल कर देंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो मुझे ये बात ज़ाहिर है मुझसे हज़म नहीं हुई और मुझे समझ नहीं आई कि मैं अगर अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार या किसी की फैमिली को भी मिलना चाहूँ तो मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ कि ठीक है यार, आप फ़लाँ रेस्टोरेंट में आ जाओ, फ़लाँ शॉपिंग मॉल में आ जाओ। वो फैमिली भी सारी वहाँ पहुँच जाएगी, हम भी पहुँच जाएंगे। और उससे ये होगा कि हमारी दोनों फैमिलियाँ वो कोरोना वायरस के ख़तरे में बल्कि ज़्यादा आ जाएंगी, क्योंकि उस रेस्टोरेंट में, उस शॉपिंग मॉल में बहुत से लोग ऑलरेडी मौजूद होंगे, सैकड़ों की तादाद में। लेकिन जहाँ पर रिस्क कम है, अगर मैं अपनी किसी फैमिली को, जिन्हें मैं जानता हूँ किसे कि उनके घर में कोरोना वायरस नहीं है, या वो जानते हैं हमारे घर में कोरोना वायरस नहीं है, मेरे किसी दोस्त के घर में कोरोना वायरस नहीं है, तो जब हमें पता है नहीं है तो फिर भी ना जाने देना और उस पर पाबंदी सी लगा दी जाए, ये बहरहाल मेरी समझ से बाहर है। और ये पाबंदी, एक बात मैं आपको वाज़िया कर दूं कि ये सिर्फ हम के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। इस शहर में ज़ाहिर है जो इनके अपने बरतानवी शहरी गोरे हैं उनके लिए भी है, काले हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, कोई भी नहीं जा सकता। इसलिए इसको इस पहलू से ना सोचिएगा कि ये सिर्फ मुसलमानों के त्यौहार की वजह से लगाई है। ये एक कोइंसिडेंस है, क्योंकि हमारे इस जो यॉर्कशायर का एरिया है, ब्रेडफोर्ड का, मैनचेस्टर का, इसमें इन्हीं दिनों में कोरोना कुछ काफ़ी तेज़ी से फैला है और बड़े केस सामने आए हैं। तो गवर्नमेंट ने इस वजह से यहाँ पे ऑलरेडी कुछ इकदाम किए, जैसा कि फेस मास्क उन्होंने बिल्कुल लाजमी करार दे दिया कि उसके बगैर आप किसी भी दुकान में, शॉपिंग मॉल में, ऐसी किसी जगह पे नहीं जा सकते। और सोशल डिस्टेंसिंग भी वैसे ही बरकरार है। और लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन हमारे इलाकों में कर दिया गया और एक घर के दूसरे घर पे आने पे पाबंदी लगा दीजिए, वो बिल्कुल कल जुमे को, ईद वाले दिन से ये हुआ। और उस वजह से
कोई प्रोग्राम नहीं बना पाए। दोपहर के 2 से ऊपर टाइम हो चुका है, घर में बैठे हैं। सोच रहे हैं क्या करें, बाहर निकलें, थोड़ा सा घूम फिर के शायद किसी पार्क में किसी खूबसूरत सी पहाड़ी के ऊपर चले जाएं और वहाँ घूम फिर के कुछ खा पी के तो घर वापस आ जाएंगे। तो ऐसे ईद चलेगी लॉकडाउन में। लेकिन कोरोना है, मौजूद है और बड़ा मुखलिक है। इसलिए मैं आप दोस्तों से जहाँ जहाँ भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान में, यूके में और दूसरे ममालिक में, आप सबसे गुजारिश है कि अपने घरों में रहें, समाजी फासले को बरकरार रखें और जितना अपने आप को इससे बचा सकते हैं ज़रूर बचाएं और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं कि भाई अभी आपने इसकी मुकम्मल एहतियात करनी है और सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना है, अपने सैनिटाइज़र यूज़ करने हैं, तो फिर ही कहीं जाके हम इस पे काबू पा सकेंगे। तो ये आज की बात थी, जिसमें अहम बात वही थी जो हाउस टू हाउस पाबंदी वाली। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो और कोरोना के लेटेस्ट अपडेशन के बारे में मालूमात अच्छी लगी होगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, मुझे भी दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कैसर बाजवा और आप देख रहे हैं ई न्यूज़ ग्लोबल। नाजरीन, आज दिन है जुमातुल मुबारक और तारीख है 31 जुलाई 2020। आज दुनिया के बेशतर ममालिक में, जिसमें ये यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है, बहुत से लोग ईद उल अज़हा का त्यौहार मुकम्मल मजहबी जोशो खरोश और अकीदत के साथ मना रहे हैं। तो मैं भी चूँकि यहाँ पे मुकीम हूँ, तो इसलिए मेरी तरफ से जितने भी लोग आज ईद मना रहे हैं कुर्बानी की, और उन सब को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और अल्लाह पाक से दुआ है कि जिन्होंने सुन्नत इब्राहीमी पे अमल करते हुए अपने अपने घरों में कुर्बानी की है, अल्लाह पाक उन सब की कुर्बानी को कबूल फरमाए, आमीन। और दूसरी बात कुर्बानी के हवाले से यही है कि आपको पता है कि पाकिस्तान और भी कई जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं, वो गरीब या मतवस्त उनको कह सकते हैं कि मुआशी हालात हैं वहाँ के अवाम के। तो मेरा ये पैगाम है, रिक्वेस्ट है कि इस मौके पे आप अपने इर्द गिर्द जितने भी इस तरह के मुस्तहिक अफराद हैं उनको ज़रूर देखें, और जो कुर्बानी का उनका जो हिस्सा है, एक तीसरा हिस्सा जो कि बिल्कुल गरीब आवाम के लिए मुख्तस होता है, उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। क्योंकि नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो बेचारे कई कई महीनों और शायद सालों तक भी उनको गोश्त ख़रीद के खाना नसीब नहीं होता। तो आप सब भाइयों से, मेरे सब्सक्राइबर से ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ प्लीज़ आज उनको ज़रूर जिस कदर भी हो सके आप उनको ये कुर्बानी का जो हिस्सा है, गोश्त है, वो उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। ये तो बात होगी कुर्बानी के हवाले से। दूसरी बात अब हम करेंगे भारत और ईरान के तल्लुकात की। आपको पता है कि भारत ने अफ़गानिस्तान और ईरान को इस्तेमाल किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और वहाँ से दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया, वहाँ से दहशतगर्द हमारे मुल्कों में भेजे। और जब से ईरान चूँकि हमारा बरादर मुल्क है, उसको इस चीज़ का एहसास हुआ, तो उन्होंने अपने मुल्क के अंदर जो इंडिया के इस तरह के जो घिनौने करदार थे, ऑफिस थे, उनको बंद किया। और दूसरा एक जो इंडिया का, एक मैंने आपको बताया था जो रेल का प्रोजेक्ट था, वो भी जब से इंडिया को वहाँ से ख़त्म हुआ और वो चीन के पास चला गया, तो इंडिया ने अमेरिका की दोस्ती में या उसको अपनी दोस्ती ज़ाहिर करने के लिए अब सरेआम खुले अल्फाज में ईरान पे भी जो है वो ज़ुबानी हमले मीडिया के ज़रिए शुरू कर दिए हैं। पिछले दिनों ईरान ने एक ड्रिल की थी समुंदर के अंदर, जिसमें उन्होंने
अमरीकी बहरी बेड़े का एक मॉडल उतने ही साइज़ का तैयार करके तो ईरानी मिसाइलों ने उसको तबाह किया। तो उसको लेके भी इंडिया का मीडिया अपने टीवी पे, अपने सारे चैनल्स पे बड़ा दिखा रहा है कि ईरान ने ये किया है, लेकिन अमेरिका की ताकत इतनी ज़्यादा है, अमरीकी बेड़े ईरान का ये कर देंगे, उसको तबाह कर देंगे। यानी कि आप देखें नाजरीन कि जो भारत ईरान के साथ बड़ी दोस्ती के दम भरता था, जैसे ही अमेरिका का झुकाव थोड़ा सा भारत की तरफ हुआ है या उन्होंने कोई एक आपस में जो भी कोई गठजोड़ किया है, उसकी बुनियाद पे चीन बिल्कुल सॉरी भारत वो बिल्कुल एक फ्रंट फुट पे आ गया है और अब खुलेआम पाकिस्तान और ईरान को भी अपना वो दुश्मन कह रहा है और ये साबित कोशिश करने की कर रहा है कि अमेरिका जो है वो अब ईरान को भी नहीं छोड़ेगा। तो ये सूरत हाल है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ईरान कोई इतनी आसानी से कोई तरन वाला है कि जिसको अमेरिका वो ख़त्म कर देगा। ईरानी फोर्सेस बड़ा जज्बा है उनके अंदर, बड़ी कुव्वत है लड़ने के लिए, मुदाफ़त करने के लिए। और सबसे खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान ईरान के तल्लुकात जो भारत ने बहुत ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश की, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पहली सतह पे आ चुके हैं और ईरान के साथ पाकिस्तान का आज से नहीं बड़ा पुराना एक तल्लुक है। ईरानी भी हमारे भाई हैं और वो हमारे शाना बिशाना है, हम उनके साथ साथ हैं। और ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये आप समझे कि यकजान है। ये तीन मुल्क सरहदों की वजह से होंगे, लेकिन हमारे आपस में बहुत ज़्यादा मजहबी और जो स्ट्रेटजिकल पोजीशन है उस हिसाब से बहुत ही अच्छे तल्लुकात हैं। तो भारत जितना मर्जी अवेला कर ले, कोई अगर अमेरिका ने हमला करना है तो भारत के कहने पे नहीं करना। वो तो जहाँ जहाँ उसको कोई अपना डायरेक्ट कोई मसला होगा तो वहाँ तो वो जंग में कूदेगा, लेकिन भारत की वजह से या उसकी जो तजवीज़ करदा जो वार जोन है वो क्यों खोले अमेरिका। तो ये बात थी कुर्बानी की और पाकिस्तान, ईरान और भारत के तल्लुकात के हवाले से कि देखें ये कैसा एक बेदीद किस्म का मुल्क है कि जैसे ही ईरान में उसको अपने मुफादात ख़त्म हुए नज़र आए, कुलभूषण जो उनका था वो पकड़ा गया, उनका वहाँ से ख़त्म हो गया जो भी राह का जो स्लीपर सेल था। तो भारत ने जब देखा कि अब मेरा ईरान में कुछ भी नहीं है, तो वो खुल के ईरान के सामने आ चुका है। इसलिए मेरी ईरानी अवाम से, ईरानी गवर्नमेंट से भी एक तजवीज़ है या रिक्वेस्ट है कि वो भी दोस्त और दुश्मन को पहचाने और पाकिस्तान के साथ जिस तरह हमारा एक दहाइयों से जो भाईचारे की एक फ़ज़ा थी उसको बरकरार रहना चाहिए इंशाअल्लाह। और मैं आज फिर वो नारा एक लगाऊंगा जैसा पहली वीडियो में लगाया था कि पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नाजरीन आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कैसर बाजवा और आप देख रहे हैं ई न्यूज़ ग्लोबल। नाजरीन आज दिन है जुमेरात और तारीख है 30 जुलाई 2020। आपको बताया था मैंने कि इंडिया में राफेल तैयारों को लेके एक जश्न का समा जारी है और वो अभी भी बरकरार है, लेकिन अब इंडिया के अंदर से ही उसके ख़िलाफ़ एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। बात कुछ इस तरह है कि जो कांग्रेस है वो मोदी गवर्नमेंट को हर बात पे आड़े हाथों ले रही है, चाहे वो लद्दाख में चीन की जो स्टैंड ऑफ बना हुआ है उसकी बात हो या कोई और बात हो, वो कांग्रेस हर जगह पे उसको काउंटर करने के लिए मौजूद है। तो अभी भी इसी राफेल को लेके कांग्रेस ने ये कहा कि फ्रांस के साथ 36 तैयारे खरीदने का जो मुआहदा हुआ था, भारत ने या मोदी गवर्नमेंट ने उस मुआहदे से बहुत ज़्यादा रकम फ्रांस को अदा की है ये जहाज़ लेने के लिए। तो बताया जाए कि ये अजाफी रकम क्यों दी गई है, क्या ये किकबैक्स हैं या कोई और मामला है।
तो इसमें भी मोदी गवर्नमेंट ने किसी भी तरह की डिटेल देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जो एग्रीमेंट है उसकी एक शिक या क्लाज जिसे कहते हैं उसकी रूह से हम ये पब्लिक नहीं कर सकते कि हमने कितनी रकम इन तैयारों के लिए अदा की है। तो उसी जश्न के नशे में जो भारतीय आर्मी चीफ धनोआ हैं उन्होंने भी ये कहा कि ये जो राफेल है ये बड़ा शानदार जहाज़ है और जो चीन के J-20 हैं वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो उसके जवाब में चीन के एक जो दफाई एक्सपर्ट हैं, तजियाकार हैं, उन्होंने बल्कि ये कहा कि जो राफेल है ये 4th जनरेशन तो फाइटर नहीं है, ये सिर्फ 3+ जनरेशन है। तो इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं या जो इसकी खसूसियात हैं वो J-20 जो चीन का है उसके पास भी नहीं फटकती। तो उन्होंने ये कहते हुए कहा कि चीन का J-20 राफेल से बहुत ही बेहतर है और इसका उससे मुवाजना करना ही जो बिल्कुल गलत सी बात होगी। तो नाज़रीन, इसमें एक और बात का मैं इजाफा कर दूं कि खाली अच्छा जहाज़ ही कामयाबी की ज़मानत नहीं होता, उसके लिए पायलट की स्किल, उसका तजर्बा और जो एक जज्बा है, ये 3 चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं। तो अभी तो इनकी जो लफ्ज़ों की जंग चीन और भारत के दरमियान जारी है, तो वो उससे तो पता नहीं चलेगा कि किसका जहाज़ किस कदर जंग में बेहतर है। और जब तक कि ये रियल टाइम वार में इनकी कोई झड़प नहीं होती उस वक्त तक पता नहीं चलेगा। लेकिन ये सच है कि चीन का J-20 वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस है जो कि उस राफेल की टेक्नोलॉजी से बहुत बेहतर है। उसमें भी वो है किसी हद तक, लेकिन J-20 अपने करैक्टरिस्टिक्स, अपनी खसूसियात के लिहाज से राफेल से बहुत आगे है। और हमें ये बात बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि पाकिस्तान भी जल्द ही J-20 चीन से हासिल कर लेगा और इंशाअल्लाह ताला वो जब हमारे फ़ज़ाइया में शामिल होंगे तो पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई क़ुव्वत है उसमें काफ़ी इजाफ़ा हो जाएगा। तो ये बात थी। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कैसर बाजवा और आप देख रहे हैं ई न्यूज़ ग्लोबल। आज दिन है बुध और तारीख है 29 जुलाई 2020। नाजरीन, अभी कुछ देर पहले मेरी नज़रों से एक वीडियो क्लिप गुजरा और जिसकी वजह से मुझे ये आपसे एक मुख्तसर सी वीडियो बनानी पड़ गई। आपको पता है कि हमारे ISI के एक मेजर अदनान समी वो ऑलरेडी इंडिया के अंदर मौजूद हैं और उनसे हमें काफ़ी मालूमात मिलती रहती है। इसी तरह के हमारे एक कर्नल ISI के वहाँ मौजूद हैं जिनका नाम तारिक फ़तेह है। शायद आप उनको जानते होंगे और अगर कोई नहीं जानते तो कभी उनकी कोई एक आध वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो वो किसी एक ख़ातून इंडियन एंकर को इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें वो ख़ातून एंकर ने बात की इस्लामाबाद में जो एक ज़ेर तमीर मंदिर बनना था उसके हवाले से कि आपके उसमें क्या ख्यालात हैं। तो वो साहब उस मंदिर के ख्यालात बताने की बजाय वो एकदम से उन्होंने इस्लामाबाद नाम से ही जो उनको जो है ना वो कोई खारिश शुरू हो गई और उनको चिढ़ लग गई कि जनाब ये तो एक मुल्क ही जो बिल्कुल एक गलत तरीके से बना है और ये इस्लामाबाद नहीं है, ये तो दहशत गर्दी का जड़ है, इसका तो नाम ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। आप मुझे ये बताइए कि ये सारी ज़िंदगी भारत और दूसरे जो मुल्क हैं वो पाकिस्तान पे इंतहा पसंदी का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान, हिंदू से हिंदुस्तान, इस मुल्क का नाम ही एक इंतहा पसंद या एक पर्टिकुलर जो मज़हब है उसके नाम से जुड़ा हुआ है। हमने तो पाकिस्तान का नाम इस्लामिस्तान नहीं रखा, हम तो पाकिस्तान जो उस वक्त नाम रखा गया वो रखा, लेकिन आपका नाम तो हिंदुस्तान है।
और ये वो जो साहिब हैं वो वहाँ की अब नेशनलिटी लेके वहाँ बैठ के जो पाकिस्तान के बारे में बोलते रहते हैं। और उन्होंने बहुत सी बातें कही कि ये फलां लोग इस्लामाबाद बनाने में शामिल थे, जो अब के बंगाली हैं, उन्हीं का सारा झूठ का पैसा था जो इस्तेमाल हुआ और इस्लामाबाद में बनाया, और उसमें ऐश कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स और सारे ये वो। भाई वो ऐश कर रहे हैं तो कुर्बानियां भी वही दे रहे हैं। और अगर तुम बगैर कुछ किए इंडिया में एक कुत्ते की तरह वहां बैठ के भौंक के पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हो, तो तुम्हें इससे क्या तकलीफ है या मसला है उस मंदिर पे? सबसे पहले तो मुझे इस बात का जवाब दो कि जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, और आपने देखा, दुनिया ने देखा कि किस तरीके से उसको शहीद किया गया, और उस पे ये जो उन्होंने ऐलान किया कि हम राम की ये जन्मभूमि है, यानी कि राम की यहाँ पैदाइश हुई थी, तो हम यहाँ राम मंदिर बनाएंगे। उस सिलसिले में पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया, उनके लीडर्स इकट्ठे हो गए, सियासतदान इकट्ठे हो गए, अवाम इकट्ठी हो गई कि हाँ जी ये तो अब राम मंदिर ही बन के रहेगा। तो वो उन्होंने क्या किया कि इसको एक कानूनी हैसियत देने के लिए उसको अदालत में ले गए, और बिल आखिर एक्सक्यूज मी सुप्रीम कोर्ट जो भारत की है उससे ये अपने हक में फैसला करवा लिया कि हाँ ये राम की ही जाए पैदाइश है और यहाँ पे राम मंदिर ही बनेगा। तो इस तरीके से उन्होंने एक घिनौना खेल खेल के एक मस्जिद को मुनहदम करके वहां पर राम मंदिर बनाने का ऐलान किया। और मुझे आप ये बात बताएं कि उसके बाद भी आपने वीडियोस पे बहुत सारे क्लिप्स देखे हैं जो हालिया फसादात हुए, कि किस तरह मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं उनके मीनारों पे चढ़ के उनको तोड़ा जा रहा है, स्पीकर तोड़ तोड़ के फेंके जा रहे हैं, मुसलमानों को बेदर्दी से मारा और पीटा जा रहा है। तो आप ये बताइए कि फिर इंतहा पसंद मुल्क या इंतहा पसंद लोग कौन हैं? ये क्यों भारत सारी जिंदगी से और कई सालों से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को शऊर आ गया है। इंटरनेट ने भारत का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने ला के खड़ा कर दिया है। और जो इस तरह के लंडे के दानिश्वर जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं बगैर वजह के, और क्योंकि उनको वहां से अच्छी ऑफर्स हैं, पैसा मिलता है पाकिस्तान के खिलाफ भौंकने के लिए, बात करने के लिए, तो वो वहां बैठ के ये बातें इस तरह की करते हैं कि वहां जी लोग आगे जिन्होंने कहा कि हम इसको बनने नहीं देंगे, वहां नमाज पढ़ दी, ड्रामा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो भाई ये ऐसी बात नहीं है। देखें, हमारी जो है ये रेसिप्रोकल होता है कि एक दूसरे से खैर सगाली के तौर पे इस तरह के काम होते हैं। अगर आपने बाबरी मस्जिद के साथ ये काम ना करें, मैं एक मिसाल आपको अपने से ही चले छोटी सी दे देता हूं कि ये जो तारिक फतेह साहब बड़ा बढ़ चढ़ के इस्लामाबाद और मंदिर के हक, इस्लामाबाद के खिलाफ और मंदिर के हक में बोल रहे थे, मैं उनसे यही कहता हूं कि कभी आप बाबरी मस्जिद के भी वहां हक में बोले कि ये इस मस्जिद को मुनहदम नहीं करना चाहिए था और मस्जिद को मस्जिद रहने दे। किस तरह के आप मुसलमान हैं? चले एक छोटा सा, मैं आप कहते हैं ना कि वो मंदिर के नहीं बनने दे रहे और बड़ी वहां पे इसके खिलाफ शिद्दत, अवाम में गमो गुस्सा पाया जाता है, सारा कुछ है। तो पाकिस्तान की अवाम ऐसी नहीं है। आप निकलें, आगे लगें, इंडिया की गवर्नमेंट को कहें, वहां जुलूस निकालें कि बाबरी मस्जिद की पुरानी हैसियत बहाल की जाए, इसको मस्जिद के तौर पे ही बनाया जाए, हमें वहां जो राम मंदिर बनना वो मंजूर नहीं है। तो तारिक फतेह और दो दूसरे भी सुनने वाले जो यहाँ देखते हैं, अगर आप ऐसा काम कर दें, वहां पे आप निकल पड़ें कि बाबरी मस्जिद ही बनेगी, राम मंदिर नहीं बनेगा, तो मैं आपसे यकीन से कहता हूं कि इस्लामाबाद में मंदिर बनाने का जो जुलूस निकलेगा ना उसके हक में, उसमें मैं सबसे आगे होऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि आप तो मुसलमानों का वहां जीना हराम कर दें, उनकी जो मजहबी इबादत गाहें हैं उनको तोड़ फोड़ शुरू कर दें और वहां पे मंदिर बनाने शुरू कर दें, और उसके नतीजे में हम आपको इधर मंदिर बनाने दें। ऐसा तो नहीं चलता कहीं भी। हाँ, आपके पास वहां पहले से बड़े मंदिर मौजूद हैं, वो बहफाजत हैं, वहां लोग जाते हैं, इबादत भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, आप भी करें। तो ये एक बात थी डबल स्टैंडर्ड जो मैं आपको बताना चाहता था। ये जो लंडे के दानिश्वर हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, उनका, कि उनको तस्वीर का सिर्फ वही रुख नजर आता है जो भारत के अंदर मौजूद है या भारत जो उनको दिखाता है, और पहले वजन को, बातों को तोलना चाहिए, फिर मीडिया पे आके कुछ इस किस्म की आपको गुफ्तगू करनी चाहिए। तो पाकिस्तानी अवाम या दुनिया या मीडिया अब इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपकी बातों में, आपके झांसे में आ जाएगा। तो अपना ये मंजन जाके इंडिया के अंदर ही बेचें, आपका ये पाकिस्तान में नहीं बिकने वाला।
तो दोस्तों ये आज की बात थी, मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और निगहबान हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कैसर बाजवा और आप देख रहे हैं ई न्यूज़ ग्लोबल। नाजरीन, आज दिन है बुध और तारीख है 29 जुलाई 2020। आज बैठे बैठे मुझे एक गाना, जो कि पूरा तो याद नहीं, ना ही उसका कोई शेर पूरा याद है, लेकिन उसका एक फिक्रा मेरे जहन में गूंज गया, जो कुछ ऐसे था। मैं इतने जोर से नाची कि घुंघरू टूट गए। जी, शायद आप में से कुछ लोगों को इस गाने का पस मंजर या फिल्म का पता हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। लेकिन मुझे ये इसलिए याद आया कि आज इंडियन मीडिया इस तरह खुशी से नाच रहा है कि उन्होंने नाच नाच के अपने घुंघरू तोड़ लिए हैं। और मुझे तो ये डर है कि अगर वो आज या कल तक सारा दिन इसी तरह ही नाचते रहे तो अपने घुंघरुओं के साथ साथ कहीं टांगे ही ना तोड़वा बैठें। और अगर उनकी टांगे नाच नाच के ना टूटी तो इसके लिए वो चीन या पाकिस्तान की खिदमात हासिल कर सकते हैं, जैसे कि अभिनंदन की टूटने वाली थी, लेकिन पाकिस्तानी जो फोर्सेस थी उन्होंने उसको बचा लिया। इस सारी बात का मैं हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि आज भारत ने जो फ्रांस से डील की थी राफेल तैयारे खरीदने के लिए, उनमें से उसकी पहली खेप जो कि 5 तैयारों पर मुश्तमिल है, वो एक लंबा उड़ान भर के वाया मुत्तहिदा अरब अमारात आज इंडिया के अंबाला एयरबेस पे वो लैंड कर गए हैं। और लैंड वो आज किए हैं, लेकिन इसका शोर व वेला खुशी भारत में इस तरीके से मनाई जा रही थी, जो कि अभी तक जारी है, कि जैसे वो राफेल तैयारा नहीं कोई भारत की अवाम को या उनकी हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़ा आसमानी तोहफा जो उनको मिल गया है और जो इनके लिए एक निजात दहिंदा साबित होगा। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि राफेल तैयारा अच्छा है, ब्लॉक 4 का तैयारा है, और इसके मुकाबले में हमारे पास पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर मौजूद हैं। और ये JF-17 वो तैयारा है लड़ाका जिसने गुज़िश्ता साल जून में फ्रांस ही में, जहाँ का राफेल तैयारा है, वहाँ के एयर शो में अपनी सुपीरियरिटी बर्तरी पूरी दुनिया के सामने ना सिर्फ साबित की, बल्कि वहाँ से उसी बर्तरी के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को कई मुल्कों ने JF थंडर जो तैयारा है उसके लिए ऑर्डर भी दिए हैं खरीदारी के लिए। उसमें अहम बात एक ये थी कि जब तैयारे उस शो का एक हिस्सा था कि वो उल्टी उड़ान भरते हैं, तो जो राफेल तैयारा था वो 188 किलोमीटर उल्टी उड़ान करके, तो वो अपनी जो सलाहियत थी या जो पायलट साहब थे वो उनके सांस फूल गए और वो वहीं पे वो उनकी वो प्रवास जो है वो उल्टी प्रवास जो थी वो 188 किलोमीटर पे अपना दम तोड़ गई। जबकि हमारे जो पायलट थे उस JF-17 थंडर में सवार, उन्होंने वही उल्टी उड़ान 229 किलोमीटर करके तो दुनिया में वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात आई तो इससे मैं एक मशहूर ज़माना जो हमारे पाकिस्तानी पायलट थे जिनको पूरी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा पाकिस्तान के अंदर भी जानता है, उनका नाम है MM आलम। MM आलम वो पायलट है जिन्होंने 1965 सॉरी 1965 ही है, मैं असल में थोड़ा बहक गया इस 1971 और 65 की जंग में। हाँ, बल्कि अब मुझे तारीख भी याद आ गई है। वो 7 सितंबर 1965 को उन्होंने इंडिया के 5 हॉक हंटर तैयारे, एक ही जो झड़प थी, आसमानी झड़प उनकी हुई उनके साथ, 1 मिनट के अंदर अंदर इंडिया के 5 हॉक हंटर तैयारे अपने सेबर तैयारे के जरिए मार गिराए, जो कि इंडिया क्या बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, एक खबर थी। और उसने पाकिस्तान का और हमारे उन अजीम पायलट MM आलम का नाम तारीख में रकम कर दिया। तो यहाँ मैं ये जो नाच नाच के अपने घुंघरू तोड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि अच्छा वेपन, अच्छा तैयारा, अच्छी चीज़, उसके लिए आपके पास बेहतरीन अच्छे
पायलट और जंगजू भी होने चाहिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल फ़ौज है, एयरफोर्स एक प्रोफेशनल इदारा है। और MM आलम के बाद हमने उसका अमली मुजाहरा अभिनंदन का 13 पिछले साल 27 जुलाई को गिरा के उसका सबूत दिया है। तो ये उनको इतनी उछलने कूदने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास ना सिर्फ बेहतरीन किस्म के त्यारे JF-17 और उससे हम जो वज़न है बल्कि उनसे बेहतर शायद हों F-16 भी मौजूद हैं। तो अगर ऐसा कभी कोई खुदा न खास्ता मौका पड़ता है तो पाकिस्तान फ़ज़ाइया, पाकिस्तान आर्मी इंडिया के ये जो राफेल त्यारे हैं उनका भरपूर मुकाबला करने की और उनको शिकस्त से दोचार करने की भरपूर सलाहियत रखती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी इस सिलसिले में यही पाकिस्तानी अवाम से एक दरख्वास्त है कि वो ये जो इंडिया का एक जश्न का समा है, ववेला मचाया जा रहा है कि राफेल आगे भाई आए होंगे, आप तो उनसे डरे खुद ही उनकी गन गरज से, लेकिन पाकिस्तानी अवाम डरने वाली नहीं है। मैं कसम खा के आपको अपना वाकया बताता हूं कि 1971 की जंग में मैं सियालकोट में मौजूद था, क्योंकि मेरी जो ननियाल है वो सियालकोट से थे। मैं वहाँ मौजूद था और पाकिस्तान इंडिया की झड़पें हो रही थी। तो एक दिन त्यारों की आवाज़ आई तो मैं और मेरे जो एक मामू थे वो मुझसे उम्र में थोड़े ही बड़े थे, 4-5 साल ही। तो हम वो लकड़ी की सीढ़ी लगा के छत के ऊपर चढ़ गए और जाके वो देखना शुरू कर दिया कि ये जहाज़ किधर से आ रहे हैं। तो हमने देखा कि वो इंडियन जहाज़ थे, क्योंकि वो इतनी नीची परवाज़ थी कि उनके ऊपर इंडियन के वो निशान भी नज़र आ रहे थे। मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन कोई 10 साल के करीब थी। तो वो जनाब उन्होंने, हम चूँकि आबादी में थे और हम वो देख रहे थे ऊपर बच्चे चढ़ के बड़ी खुशी से कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने अपने त्यारों से रॉकेट बरसाए, जो कि हमारी ही गली में चंद गज आगे जाके एक घर पे लगे। उसके वो एक बेरी का दरख्त था, उसकी शाखें हमने खुद जाके बाद में देखी वो टूटी हुई, और रॉकेट के वो छोटे छोटे जो होते हैं टुकड़े, और वो भी जाके हमने देखे। तो मैं यहाँ बात को शुरू करते हुए बताऊं कि जैसे वो 4-5 इंडिया के जहाज़ थे वो ऐसे दंदना रहे थे, और वो साथ में जो फायरिंग थी या रॉकेट जो थे बरसा रहे थे छोटे साइज के। तो कुछ ही देर में पाकिस्तान के 2 जहाज हमने देखे उधर से आते हुए, जो फाइटर जेट थे। तो जैसे ही वो आए हैं तो इंडिया के ये जो 5 के 5 जहाज से ये तितर बितर होके ऐसे गायब हुए हैं जैसे गधे के सर से सींग। तो ये हमें राफेल का दिखा के उसका वो जश्न मना के किस कौम को डराना चाहते हैं? हम तो वो कौम है जो जंग देखने के लिए बाहर लड़ाई, बंदूकें चल रही हो, गोलियां चल रही हो तो उसमें जाके खड़े हो जाते हैं। तो ये भाई ये अपना जो आप मुजरा कर रहे हो ना, ये आप अमेरिका को तो दिखाओ या किसी और मुल्क को दिखा के खुश करो। पाकिस्तानी कौम से डरने वाली नहीं है। राफेल का मुकाबला के लिए हम तैयार हैं, चीन तैयार है और पाकिस्तान की एयरफोर्स भी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको कोई शक है तो अभिनंदन को ये नया राफेल दे के भेजें, तो फिर देखें जिस तरह मोदी उस वक्त बड़ी हाँक रहा था कि अगर हमारे पास राफेल होता तो आज जो पिछले साल 27 जुलाई थी ये वाकया ना होता, इसके नतायज कुछ मुख्तलिफ होते। तो मोदी उसको अभिनंदन को, या उससे भी बेहतर अगर कोई तुम्हारे पास पायलट है तो उसे भेजो कोई ऐसा मिस एडवेंचर करने के लिए। तुम शुक्र करो कि वो तो तुम्हारा सस्ता MiG-29 था जो गिर गया। ये करोड़ों अरबों डॉलर जो तुमने खरीदे हैं इनको भी गिरा देना था और फिर तुमने रोना था किसी और तरीके से। तो ये राफेल से पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं है, क्योंकि मैं अल्लामा इकबाल के एक शेर से इसका इख्तिताम करूंगा। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कैसर बाजवा और आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्लोबल। नाजरीन, आज दिन है मंगल और तारीख है 28 जुलाई 2020। आज मैं आपसे बात करूंगा पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन मुल्क भारत की। भारत ज़ाहरन और बातनी तौर पे पाकिस्तान का एक खुला दुश्मन है, और मैं समझता हूं कि दुश्मन की उसकी एक ये जो खसूसियत है, इसे खसूसियत ही कहूँगा
कि वो दुश्मनी करता है तो बिल्कुल सामने आके हर तरीके से कर रहा है और करता रहेगा। लेकिन साथ साथ में उसने ऐसा किया कि पाकिस्तान के जो ब्रादर हमसाया ममालिक थे, अफगानिस्तान, ईरान, उनकी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया। अब इसकी मिसाल इस तरह से लेते हैं कि अफगानिस्तान आपको पता है एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। वहाँ तो ना कोई बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, ना कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही बहुत वेल्थ है कि जिसकी बुनियाद पे वहाँ बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। क्योंकि आपको पता है पिछले 40 साल से अफगानिस्तान खुद एक खाना जंगी का शिकार है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आने से दूसरे ममालिक जो हैं, खसूसन मगरबी तरक्की याफ्ता ममालिक, वो ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं। और लेकिन हैरानकुन तौर पे भारत ने अफगानिस्तान के अंदर जाके बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट लिए और उन प्रोजेक्ट की आड़ में भारत के अंदर तकरीबन 24 कॉन्सुलेट ऑफिस खोले। अब आप मुझे ये बताइए कि अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, रशिया भारत का साथ बड़ा उसका दोस्ती रही है, भारत ने तो वहां पे शायद 5 से ज्यादा भी कॉन्सुलेट नहीं खोले होंगे। तो क्या ऐसी बात थी या क्या सी वहां चीज थी अफगानिस्तान के अंदर के भारत को 24 से ज्यादा कॉन्सुलेट, फाल कॉन्सुलेट जो काम कर रहे थे, वो खोलने पड़े। तो नाजरीन आप ये सोचें कि अगर 24 कॉन्सुलेट किसी ऑफिस में हो, किसी मुल्क में हो, तो उनके अंदर स्टाफ कितना होगा। और जाहिर है वो सारे का सारा भारतीय स्टाफ होगा। कुछ उन्होंने अफगानिस्तान से भी जो लोअर लेवल का स्टाफ होता है वो भी हायर किया होगा। और जब इतना सारा स्टाफ होगा तो उसमें उन्होंने क्या किया, अगर रॉ के एजेंट वहाँ पे फिट किए, जिन्होंने हमारे ये जो तहरीक तालिबान थी, लश्कर अहरार, लश्कर इस्लाम और ऊपर से आजकल ये BLA, इन सब को भारत ने वहाँ पैसे के ज़रिए या उनकी ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया। उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गैर कानूनी पुरतशद्दद सरगर्मियों के लिए उकसाया, जिसके झांसे में आके हमारे मासूम जो लोग हैं अफ़गानिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी, वो बहुत ज़्यादा शहीद हुए। अभी पिछले महीने और इस महीने को मिला के पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पे कम अज़ कम 5 के करीब हमले हो चुके हैं, जिसमें बहुत सारे जो एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं, ऑफिसर्स शहीद हुए हैं। और इससे पहले भी आपको पता ही है गुज़िश्ता चंद सालों में जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आर्मी पब्लिक स्कूल वाला हमला था। उसके बाद कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे इस तरह के खुदकश धमाके या दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ नहीं हुई। उन्होंने पाकिस्तान का कोई अदारा, कोई स्कूल, कोई जिसे कहते हैं हॉस्पिटल तक, मस्जिदें, मज़ार नहीं छोड़े। और इन सब के पीछे भारत का हाथ था, भारत मुलव्वस है। और वही इस तरह जो मासूम जहन के लोग हैं उनको वरगला के, उनके ब्रेन वॉश करके, पैसे का लालच दे के, कोई जन्नत का लालच दे के कर करा के अफ़गान अवाम और पाकिस्तानी अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा शहादतें करवाई और यहाँ पे अरबों का नुकसान हुआ, इन्वेस्टमेंट आनी बंद हुई अफ़गानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। और लेकिन भारत इसका फ़ायदा उठा के दुनिया में झूठा एक प्रोपेगेंडा साथ करता रहा कि जी पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्द मुल्क है। लेकिन वो जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि अल्लाह अल हक है। अब देखें कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई है, वही जिसका मैंने जिक्र किया कि 6000 से ज़्यादा दहशतगर्द अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और इन सब को भारत की सपोर्ट हासिल है। नाजरीन ये बहुत बड़ा बयान है। अब बेहतरीन वक्त है कि हमारी जो हुकूमत है और हमारा फॉरेन ऑफिस है वो इसको लेके दुनिया में पाकिस्तान का इमेज जो है वो उसको ठीक करें। और भारत का जो मकरूह चेहरा, जो कि हमें तो खैर पहले ही पता था कि वो किस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करता है, और जबकि पाकिस्तान ने तो खुद इतनी कुर्बानियाँ दी हैं इसके दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, तो जो मुल्क खुद दहशतगर्दी का शिकार है वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है या दहशतगर्दी को कैसे प्रमोट कर सकता है। ये असल में भारत है जो ये कार्रवाइयाँ करता है और पाकिस्तान के अंदर करवाता था।
उसमें उसने ईरान का भी इस्तेमाल किया, जिसमें वो इनका जासूस नेवी का हादर सर्विस कुलभूषण यादव पाकिस्तान के पास है, जो कि एक जीता जागता सबूत है। और ये सारी बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं जो ये ग्रोह हैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो हमारे दुश्मन पाकिस्तान के जो भारत है उसके बहकावे में मत आएं, और पाकिस्तानी अवाम अफगान अवाम की भाई है, ये आपस में भाई भाई हैं, मुसलमान आपस में भाई भाई है, हमसाए आपस में भाई हैं, और हमें बिल्कुल एक यकजहती का मुजाहरा करना है ताकि हम अपने इस ज़ाहरी और छुपे हुए दुश्मन को जो हर वक्त साजिशें करता है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और उसकी हर साजिश को नाकाम बनाया जाए। आप देखें कि जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया तो दुनिया की सबसे बड़ी उस वक्त ये जो महाजरीन की उस वक्त ये नकलो हरकत हुई वो अफ़गानिस्तान से ही 25 लाख से भी शायद ज़्यादा, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर कोई फिगर में गलती हो तो वो, लेकिन ये तय है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी महाजरीन की तादाद थी जो पाकिस्तान में आई, और पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने खुले बाजुओं से, खुले दिल से उनका इस्तकबाल किया, उनको यहाँ पनाह दी। आज ये हालत है कि वो यहाँ पे उनके बच्चे पैदा होकर बड़े हो गए हैं, वो यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में अच्छे ओहदों पे फाइज हैं, बहुत बड़े बड़े कारोबार संभाले हुए हैं। लेकिन यहाँ मैं ये जिक्र ज़रूरी करना समझूंगा कि हम खुद भी बचपन से उनको देखते आए, नौजवानी में देखते आए कि अगर उन्होंने बड़ी मेहनत की है अफ़गान भाइयों ने अपने ख़ानदान को पालने के लिए, रोज़ी रोटी के लिए, उन्होंने चने तक बेचे और जूते तक पॉलिश किए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम भी दाद की मुस्तहिक है कि इन्होंने आज तक किसी अफ़गान भाई को, बहन को कोई ऐसा, कोई किसी तरह से उनकी, जिसे कहते हैं, कोई बेइज्जती या बदअखलाकी से पेश नहीं आए। चाहे वो जितने भी लो लेवल का कोई काम कर रहा है तो हमने हमेशा उसको खान साहब कह के ही बुलाया है और पुकारा है। तो ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है, कभी उनको कभी ओए करके या किसी ने कुछ इस तरह बदतमीजी से नहीं बुलाया। और ये जो अफ़गान हमारे भाई हैं, ये पाकिस्तान की, इन्होंने तरक्की में, पाकिस्तान के कारोबार में, पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट में खुसूसन इनका बहुत बड़ा हाथ है, किरदार है, और हम इनके इस किरदार को सराहते हैं और पाकिस्तान के साथ इनकी मोहब्बत को भी सराहते हैं। तो मकसद सिर्फ यही था कि पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, मेरी तरफ से, अपने जो अफ़गान भाई पाकिस्तान के अंदर हैं, जो अफ़गानिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, और जो पाकिस्तान के हमदर्द हैं, भाई हैं, उन सब को मेरी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से सलाम पेश करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि वो हमारे दुश्मन भारत की बातों में नहीं आएंगे। और अगर कोई इख्तलाफात हैं, जैसे BLA के हैं या दूसरे जो मजहबी या जंगजू ग्रुप हैं, उनके भी आपस में अगर इख्तलाफात हैं, पाकिस्तान के साथ हैं या अफगान गवर्नमेंट के साथ हैं, तो अभी जो हालिया मुज़ाकरात अमेरिका के साथ चल रहे हैं वो अल्लाह करे वो भी कामयाब हो जाएं, और हमारा ये खिता जिसमें मैंने जिक्र किया कि हम अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, इनको यक जान यक कलब होना चाहिए ताकि हम तरक्की की राह पे गामजन हों। और तरक्की की जब राह पे गामजन होंगे तो वो सारे उसके सारे मुल्कों के लिए एक बड़ा अच्छा तरक्की का रास्ता खुलेगा। तो इसी पैगाम के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की अवाम अफ़गान अवाम के साथ है, अफ़गान भाइयों के साथ है, वो हमारे साथ हैं। और अगर पीछे कोई गलत फहमियाँ कुछ हुई भी हैं तो उनको भुला के नए सिरे से नए तल्लुकात, नए भाईचारे की फ़ज़ा को कायम करें। और ये जो ईद आ रही है, कुर्बानी की ईद, इसमें अगर ऐसी कुछ गलतियाँ थीं, कोई नाजायज़ ख्वाहिशात थीं, उनको भी कुर्बान कर दिया जाए। और इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान ने खुले दिल से इन सब को कबूल किया था, वो भी पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की हुकूमत को अपने साथ समझें, अपने यकजान समझें। और पाकिस्तान की अवाम अफ़गानिस्तान की अवाम के साथ, अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ अमन के लिए हर वक्त खड़ी है, हर वक्त मौजूद है। तो यहाँ पे मैं एक नारा लगाऊंगा कि पाक अफ़गान दोस्ती जिंदाबाद, और सलाम है पाक अफ़गान दोस्ती को। आप हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफ़गानिस्तान जिंदाबाद,
पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कैसर बाजवा और आप देख रहे हैं ई न्यूज़ ग्लोबल। आज दिन है इतवार और तारीख है 26 जुलाई 2020। प्यारे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं आज गाड़ी के अंदर से ही बैठ के वीडियो बना रहा हूं। तो ऐसा है कि मैं आज ज़्यादा टाइम घर से बाहर रहा हूं क्योंकि 2-4 ज़रूरी काम थे जिनकी वजह से बाहर आया और मुझे अभी लग रहा था कि शायद और भी टाइम लगेगा और मैं टाइम पे घर नहीं पहुंच पाऊंगा। तो इसी दौरान में चूँकि ख़बरें भी साथ साथ मैं देख रहा था तो एक ऐसी खबर आई जिसे मैंने समझा कि मैं इसको बग़ैर कोई देर किए अपने जो मेरे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन तक पहुंचाऊं, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है, उस अवाम के लिए खुशखबरी है जिन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वोट दिए और उन्होंने एक ये गवर्नमेंट का नारा था कि हम लूटी हुई दौलत भी वापस लेके आएंगे। तो इसी हवाले से बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है वो पाकिस्तान के और दुनिया के दूसरे भी मुल्कों से जो गैर कानूनी तरीके से बरतानिया में दौलत लाई जाती है उनको वो ट्रेस करते हैं, उनकी छानबीन करते हैं और अगर कुछ ऐसा उनको पता चलता है कि ये जो दौलत है, एसेट बरतानिया में बनाए गए हैं, ये गैर कानूनी है और ये करप्शन से, रिश्वत से या किसी तरह ख़जाना चोरी करके इस मुल्क में लाए गए हैं, तो वो उन हुकूमतों के साथ पूरा तावन करके वो रकम उनको वापस करते हैं। तो बरतानिया की ये जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, ये पहले एक दफ़ा हमारे एक पाकिस्तान के बहुत बड़े जो कंस्ट्रक्शन के एक बेताज बादशाह हैं उनका नाम लेके वो बता चुके हैं कि हम इस बारे में भी तहकीकात कर रहे हैं और उनके तकरीबन 8 के करीब यहाँ पे ऐसे अकाउंट या एसेट्स हैं जो कि उनकी वॉच लिस्ट में थे और वो छानबीन कर रहे थे। लेकिन अब बाकायदा तौर पे उन्होंने ये मैं ख़बर आपको हिंदुस्तान टाइम्स की सोर्स से बता रहा हूँ, उन्होंने ये खबर बेसिकली ब्रेक की है। तो आप अगर चाहें तो गूगल पे, इंटरनेट पे जाके इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि ये जो साहिब हैं पाकिस्तान के, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं मैं कहूँगा, बल्कि कंस्ट्रक्शन के जो टाइकून हैं और बहुत सारे टाउन हर वो पाकिस्तान के इलाके में बनाते हैं, उनका नाम जहन में आता है क्योंकि इस दफ़ा उन्होंने खुल के नाम नहीं बताया, लेकिन ये ज़रूर बताया कि वो पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनका जो कारोबार है उसमें हज़ारों की तादाद में लोग काम करते हैं और उनके जो 8 यहाँ ऐसे अकाउंट थे जो यहाँ की NCA के रडार में थे। गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया जो है वो इसकी तहकीकात कर रही थी, तो वो सब मिला जुला के तकरीबन कोई 200 मिलियन पाउंड बनता था और 200 मिलियन पाउंड आपको पता है ये तकरीबन पाकिस्तानी 40 अरब रुपए के करीब ये रकम बनती है। लेकिन अब उन्होंने ऑफिशली बाकायदा तौर पे ये बता दिया है कि हमने ये जो दौलत थी इस तरह की गैर कानूनी, इसमें से 190 मिलियन यानी कि ये तकरीबन 19 करोड़ बरतानवी पाउंड, और जबकि पाकिस्तानी करेंसी में अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो ये 38 अरब रुपए से ज़्यादा बनती है। और उन्होंने कहा कि हमने ये रकम पाकिस्तान गवर्नमेंट को दे दी है और ये बड़ी अच्छी बात है। अगर ये सोर्स बिल्कुल सही है और कन्फर्म है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, पाकिस्तानियों के लिए एक खुशखबरी है कि जो लूटी हुई दौलत है उसकी मुल्क में वापसी का एक सिलसिला शुरू हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि बरतानवी हुकूमत और NCA जो हैं वो दूसरे भी जो पाकिस्तान के असासे इस तरह से नाजायज़ ज़राए से पाकिस्तान से चोरी करके निकाल के बरतानिया में और दूसरे मुल्कों में बनाए गए हैं, वो उन पे भी अपनी छानबीन, अपनी तहकीकात जारी रखे होंगे। और जैसे जैसे इनकी ये तहकीकात मुकम्मल होंगी लूटी हुई दौलत के बारे में, तो पाकिस्तान को वो रकम, वो सियासतदान, वो नाम, वो सारे सामने आ जाएंगे और पाकिस्तान के ख़जाने में कुछ ना कुछ ये लूटी हुई दौलत का हिस्सा वापस आना शुरू हो जाएगा। लूटी हुई दौलत अगरचे खरबों में है, लेकिन 38 अरब भी कोई मामूली रकम नहीं है।
अगर ये पाकिस्तान के ख़जाने में आ गई है और अब इसको अगर सही तरीके से पाकिस्तान की आवाम पे वहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, लगाया जाता है पाकिस्तान की तमीर व तरक्की पे, तो ये बहुत बड़ी एक बात होगी। तो नाजरीन, ये आज की बात थी। अभी मैं इस हवाले से ख़ुद अपने तौर से भी मज़ीद थोड़ी सी छानबीन करूँगा, और जैसे ही इसी हवाले से इंशाल्लाह कोई और अच्छी खबर, अच्छी न्यूज़ या इसकी सदाकत के बारे में पता चलेगा तो वो भी मैं आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करूँगा। तो उम्मीद है आपको ये खुशखबरी, आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कैसर बाजवा, और आप देख रहे हैं ई न्यूज़ ग्लोबल। जी, आपने थंबनेल देखा जिसका नाम है गेम्स ऑफ थॉर्न्स नॉट थ्रोन्स। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि इस वक्त जो दुनिया में सबसे बड़ी एक गेम खेली जा रही है वो वार गेम है, लेकिन ये कांटों की गेम है। कांटा आप समझते हैं, जब वो चुभता है तो बड़ी तकलीफ होती है, तो इसलिए मैंने इसको नाम दिया है गेम ऑफ थॉर्न्स। तो इसको नाम ये इसलिए दिया गया कि अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी हर दिन हर कदम बढ़ती ही जा रही है। पहले एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए गए, वुहान वायरस का, हांगकांग का, दूसरे सारे। अभी एक और इल्ज़ाम ये लगा दिया गया है कि अमेरिका ने एक और चाइना का जासूस गिरफ्तार किया है। वो है तो सिंगापुर का शहरी, लेकिन अमेरिका के बकौल ये चाइना की पे रोल पे था और अमेरिका के अंदर ये अपनी सरगर्मियों में मशगूल था, और इसने बहुत से कीमती राज जो वो चुराए हैं और बतदरीज चुराने की कोशिशें कर रहा था। तो नाजरीन, ये जो ब्लेम गेम है ये बढ़ती जा रही है, और इस बढ़ती ब्लेम गेम के नतीजे में चीन भी अब काफ़ी हद तक संजीदा हो चुका है। पहले तो यही समझा जा रहा था कि ये शायद कुछ डरावा है, धमकावा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ डरावा धमकावा नहीं है, ये वाकई किसी जंग की तरफ चीज़ें जो हैं वो जा रही हैं। क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है, फिर भी वो चाइना के ख़िलाफ़ कभी भी अकेला अगर जंग होती है तो वो नहीं उतरेगा। उसके लिए उसे अपने इत्तेहादी चाहिए, और जबकि उन इत्तेहादियों में अभी तक सिर्फ बरतानिया, जो कि हमेशा से अमेरिका का इत्तेहादी रहा है और अमेरिका के हर अच्छे बुरे कदम के साथ वो अपना कदम मिलाता है, लेकिन इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया फ्रंट फुट पे आया और उसने बड़ा खुल के अमेरिका का साथ दिया और चीन के ख़िलाफ़ बहुत सारी बयानबाजी और इकदामात भी किए। जबकि बरतानिया की हमेशा से ये पॉलिसी रही है वेट एंड वॉच। बरतानिया पहले चीज़ों को समझता है, उसके बाद ही कोई अपना ख़त्मी जो उसका लाइहा अमल होता है उस पे अमल करता है। और अमेरिका जो है वो बहुत सारे ममालिक को अपने अभी तक इस जो भी उसका कोई वार का प्लान है चाइना के ख़िलाफ़ उसमें शामिल करने में नाकाम नज़र आता है। और जबकि ये सारी गेम एक ताकत की गेम है, हुक्मरानी की गेम है। अमेरिका अब तक अपने आप को इस दुनिया की सुपर पावर समझता है, लेकिन जितने भी सारे आलमी एनालिस्ट हैं या आलमी एजेंसियां हैं जो मुआशियाती और मालियाती चीज़ों को देखती हैं, उनका कहना यह है कि अमेरिका अगले 4 या 5 सालों में ये जो आलमी ताकत है इक्तसादी लिहाज से और फौजी लिहाज से, इस पे ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा और चीन पहले नंबर पे आ जाएगा। क्योंकि चीन ने बहुत ज़्यादा मुआशी तरक्की की है पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ उसको बेहतर लगा है उसने इन्वेस्टमेंट की है, अपने कदम पूरी दुनिया में बिछाए हैं। और इसलिए अमेरिका एक थोड़ा सा हाइफ है कि अगर चीन इसी तरह बढ़ता गया, इसकी पेशकदमी ना रोकी गई, तो चीन आने वाले वक्तों में दुनिया की पहले नंबर की इक्तसादी और फौजी ताकत ना बन जाए। इसीलिए अमेरिका
एक पूरी मुकम्मल प्लानिंग के साथ ये सारी जो अपने कार्ड्स हैं वो खेल रहा है एक एक करके। और इसमें अभी तक वो इतना कामयाब नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये जो कांटों की गेम है ये चल रही है, एक दूसरे की राह में कांटे बिछाए जा रहे हैं। देखें अब ये कांटा किसको सबसे पहले चुभता है और किसको ज़्यादा तकलीफ होती है, कौन इस कांटे को बाहर निकाल पाएगा और कौन नहीं निकाल पाएगा, या कोई ये कांटे निकालने के लिए मैदान में आएगा और एक दूसरे की राह में जो बिछाए गए कांटे हैं ये उठा लिए जाएंगे या मसीद बिछा दिए जाएंगे, या इससे किसी के पाँव को जो वो दुनिया में जमाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे उनके पाँव को कितना नुकसान पहुंचेगा, ये उन कांटों की मजबूती पे डिपेंड करेगा। और ये कांटे जो किसी की राह में बिछाता है वो खुद भी कभी उन्हीं कांटों का शिकार हो जाता है। तो देखना हमें ये पड़ेगा कि ये गेम, ब्लेम गेम, कोल्ड वार, ये जो भी है ये कब तक ऐसे ही चलेगी। लेकिन आज मैं यहाँ आपको एक पेशीन गोई ज़रूर कर दूंगा कि अभी तक की जो पुरानी हिस्ट्री है अमेरिका की वो यही है कि वो खुल के किसी भी बड़े मुल्क के साथ सामने आके, जिस तरह सोवियत यूनियन का मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया, वो बराह रास्त किसी टकराव में नहीं पड़ा, उसने प्रॉक्सी वार ज़रूर की है या उन मुल्कों पे हमला किया है जो मुआशी और फौजी लिहाज से कमज़ोर थे। और बल्कि मज़े की बात यह है कि उन्हीं ममालिक में से अमेरिका को, जिसकी एक मिसाल वियतनाम वार है, उसमें भी उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो अमेरिका भी कोई लंबी वार करने की ना पोजीशन में है। मेरे ख्याल में ये सारा एक पॉलिटिकल स्टंट आने वाले इलेक्शन से पहले ट्रंप साहब जो हैं वो इसको चला रहे हैं, ताकि एक इसकी मिसाल ये भी है कि मोदी साहब ने जो अपने इलेक्शन जीते हैं वो सारे एक जंगी जुनून और अपने इंडिया के अंदर एक वो जंग की फ़ज़ा और हवा और मुस्लिम दुश्मनी पैदा करके उन्होंने वो इलेक्शन जीता। इसी तरह ट्रंप, वो भी आपको पता है जब उनकी पहली जो अरसा था ये सदारत का, इसमें भी उन्होंने ये एक पैट्रियाटिज़म जिसे आप कह सकते हैं ढके छुपे अल्फाज में, वो कार्ड खेला और लोगों को वो पैट्रियाटिज़म का एक दिखा के भाग, तो बहुत सारे वोट लेने में वो कामयाब हो गए। तो अभी भी ये उसी एक्शन और जो इलेक्शन है इसी की सारा ताना बाना मुझे लग रहा है। तो देखते हैं, लेकिन मैं फिर अपनी पेशीन को दोहराऊंगा कि ये डायरेक्ट वार नहीं होगी, नहीं होगी। अगली वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिए और दुनिया में जो हालात बन रहे हैं उनका भी इंतज़ार कीजिए। वैसे अल्लाह पूरी दुनिया को किसी भी आफत, चाहे वो जंग की सूरत में हो या कोई वबाई मर्ज हो, हम सबको और तमाम इंसानियत को उससे महफूज रखे। आमीन। अल्लाह आप सबका हामी व नसर हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखे। मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।